आप सभी का स्वागत है। आज हम ब्रायोफाइटा के इंट्रोडक्शन और उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बातचीत करना चाहेंगे। इसमें ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनके सामान्य लक्षण क्या हैं, उनको हम जो है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या टेरिडोफाइटा से उनमें किस प्रकार से विभिन्नता पाई जाती है, उनकी हैबिट क्या है, उनका हैबिटेट क्या है, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उनमें कौन से रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, इस सब के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पादप जगत को जो है 4 भागों में बांटा गया है। पहला जगत कौन सा कहलाता है? थैलोफाइटा कहलाता है। दूसरा जगत है ब्रायोफाइटा और तीसरा जगत है टेरिडोफाइटा और चौथा जो जगत कहलाता है वो है स्पर्मेटोफाइटा। जो ब्रायोफाइटा होता है इसकी उत्पत्ति दो शब्द, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है, ब्रायोन और फाइटोन। ब्रायोन का मतलब मॉस और फाइटोन का मतलब प्लांट। तो ये जो शब्द ये कहाँ से लिए गए? ग्रीक भाषा के शब्द से लिए गए। रॉबर्ट ब्राउन ने 1869 में ब्रायोफाइटा शब्द का उपयोग सबसे पहले किया था। मोस्ट प्रिमेटिव पादप है, सबसे पुराने पादप है। लेकिन क्या हुआ कि है तो ये बहुत पुराने पादप, लेकिन इनकी जो है मार्जिनल लेन प्लांट्स पर जो है इनका जीवन यापन होने के कारण ये पूरी पृथ्वी पर कभी भी नहीं पाए गए। तो इस वजह से जो है इन्हें सफल स्थलीय पादप प्रथम प्रकार के नहीं कहा जाता। तो स्थान मिला है वो क्या है? टेरिडोफाइटा समूह। तो कारण क्या है? क्योंकि ये क्या है कि पूरी पृथ्वी पर कभी भी जो है आच्छादित रूप में नहीं पाए जाते और इसीलिए है तो ये मोस्ट प्रिमेटिव पादप, लेकिन फिर भी इन्हें प्रथम सरल स्थलीय पादप नहीं कहा गया है। और ब्रायोलॉजी एफ कैवर्स को कहा जाता है। भारत में जो है भारतीय ब्रायोलॉजी का जनक कश्यप को कहा जाता है। और जो ब्रायोफाइट्स का अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट होते हैं या स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजिस्ट। ये इस प्रश्न जो है आपके कई बार जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जो है भारतीय बायोलॉजी का जनक या फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी किसको कहा गया है? एसआर कश्यप को। और फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा गया? कैवर्स को। अब हम एक जनरल सी बात ब्रायोफाइट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी उत्पत्ति पेलियोजोइक महाकल्प में डिवोरियन काल में हुई थी, यानी कि लगभग 3800 लाख वर्ष पूर्व इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जो है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किन प्लांट्स को कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को जो है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। लगभग 960 वंश और 24,000 जातियां पाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू परिहार 1965 से। विश्व में सभी जगह पाए जाते हैं। उष्ण प्रदेशों से लेकर हिमाच्छादित ध्रुवों तक पाए जाते हैं। टेम्परेट रीजन में ज़्यादा मिलते हैं। समुद्र तल से 5100 मीटर ऊंचाई तक पाए जाते हैं। 1500 से 3500 मीटर ऊंचाई पर बहुतायत से पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न बनता है कई बार कि ब्रायोफाइटा किस ऊंचाई पर सर्वाधिक पाए जाते हैं? भारत में उत्तरी और दक्षिणी हिमालय में पाए जाते हैं और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दक्षिण भारत, मध्य प्रदेश में भी इसकी कुछ जातियां पाई जाती हैं। अब एक बात यहाँ पर बहुत जानने वाली है, पश्चिमी हिमालय को ब्रायोफाइट्स की गोल्ड माइन कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि भारत में जो है ब्रायोफाइट्स की स्वर्ण खान किसे कहा जाता है, तो पश्चिमी जो हिमालय है उसको ब्रायोफाइट्स की गोल्ड माइन कहा जाता है। अब राजस्थान में भी रिक्सिया की 2 जातियां पाई जाती हैं और उत्तर प्रदेश, गुजरात, दक्षिण भारत में भी इसकी कुछ जातियां पाई जाती हैं। अब बात करते हैं इनके आवास या हैबिटेट की। तो ये नमी, छायादार और ठंडे स्थानों पर ज़्यादा पाए जाते हैं। एक्वेटिक स्पीशीज़ भी होती हैं इसकी, जैसे कि रिक्सिया, फ्लूटेंस, रिएला आदि जो हैं कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि पूर्णतः जल में पाई जाती हैं। अधिकांश जातियाँ स्थलीय होती हैं। दलदली भूमि में भी पाए जाते हैं। नम चट्टानों और दीवारों पर भी पाए जाते हैं और कुछ सेप्रोफिटिक भी होते हैं। ब्रायोफाइट्स सामान्य रूप से कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं। लेकिन कुछ इसकी जातियाँ जो हैं सेप्रोफिटिक भी होती है, जैसे बक्सिम्बिया मिनिकाटा। तो ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है? रिक्सिया का थैलस दिख रहा है। तो ये नम भूमि पर भी पाया जाता है और इसकी कुछ जातियाँ जैसे मैंने आपको बताया कि एक्वेटिक भी होती हैं, रिक्सिया फ्लुएंट हैं। अब इनका आवास या हैबिटेट क्या होता है? जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वृक्ष में तनों और पत्तियों पर पाए जाते हैं। एपीफाइट के रूप में डेंड्रोसिरोस स्पीशीज़ होती है, गीली लकड़ियों पर पाए जा सकते हैं। जलाशय, नदियों के तटों पर पाए जाते हैं। ड्राई रीजन में पोरेला की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं जैसे मैंने बताया, और सेप्रोफिटिक होते हैं, बक्सिम्बी मिनिकाटा। ये देखिए आप, ये इसकी स्पीशीज़ है जो कि चट्टानों आदि पर पाई जा रही है।
अब इनकी हैबिट, इनका स्वभाव क्या होता है। बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा क्या है, जूजिपस अर्जिनेटा। ये प्रश्न भी बनता है कि सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा का नाम बताइए। इसके बाद बक्सिम्बिया की स्पीशीज़ होती है जो 0.5 से लेकर 2 mm तक हो सकती है। डाइसोनिया सुपरबा नामक मॉस जो है 50 सेंटीमीटर तक हो सकता है। और पॉलीट्राइकम की स्पीशीज़ जो होती है वो 150 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। तो ये देखिए, कुछ स्पीशीज़ छोटी हैं और कुछ स्पीशीज़ इसकी जैसे पॉलीट्राइकम की स्पीशीज़ है। डाइसोनिया ये है, और ये जो है पॉलीट्राइकम है जिसकी की जो है लंबाई 150 सेंटीमीटर तक हो सकती है। 0.5 mm से लेकर 150 सेंटीमीटर तक इनकी साइज में विभिन्नता पाई जा सकती है। अब बात करते हैं कलर की। ग्रीन कलर के तो होते ही हैं, ब्राइट ग्रीन कलर की होती है नॉर्मली। इस तरह से ग्रीन कलर की जितनी भी, क्योंकि ये सभी क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, तो नेचुरल में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो अधिकतर तो कैसी होती है, ब्राइट ग्रीन कलर की होती है, लेकिन कुछ गहरे काले रंग की भी होती है, जैसे फ्लानिया। ये देखिए ब्लैक कलर की होती है, ये डार्क ब्राउन ब्लैक कलर हम कह सकते हैं। और स्फैगदम वैसे तो ग्रीन कलर की होती है, लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं इसकी जो गुलाबी बैंगनी कलर की हो सकती हैं। और रेडुला जो स्पीशीज़ होती है वो वाइट कलर की होती है। तो इनमें रंगों में बहुत विभिन्नता पाई जा सकती है। काले रंग की भी हो सकती है, गुलाबी बैंगनी और सफ़ेद भी हो सकती है, और ग्रीन तो होती ही होती हैं। ब्राइट ग्रीन कलर की, कुछ डल ग्रीन कलर भी इनका होता है। तो रंगों में भी इनमें विभिन्नता पाई जाती है। अब बात करते हैं इनकी फॉर्म की। इनका क्या प्लांट बॉडी होती है। तो प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है। शरीर प्राय थैलॉइस या पर्णयुक्त शाखाओं वाले फोलियेज होते हैं। थैलस चपटे स्थान पृष्ठाधारी दो विभाजित होते हैं, जैसे रिक्सिया मार्केंशिया। आगे भी हम देखेंगे डायग्राम में इसको। रिक्सिया मार्केंशिया में बार बार द्विविभाजन शाखन के कारण रोजेट आकृति के दिखाई देते हैं। टार्जोनिया में आंशिक प्रकार का शाखन होता है, और रिकार्डिया में पार्श्व उदर के रूप में 2 शाखाएं असमान दिखाई देती हैं। तो इनकी फॉर्म में भी अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आगे हम जब डायग्राम देखेंगे, फोटोग्राफ देखेंगे, तो आप समझ पाएंगे। ये देखिए, ये रिक्सिया, ये मार्केंशिया, और ये जो है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है जो है रिकार्डिया, टार्जोनिया, इस तरह की स्पीशीज़ होती है। इनमें अलग अलग जो है इनकी फॉर्म पाई जाती है। इसकी थैलॉइड स्ट्रक्चर होती है। ये रिक्सिया का थैलस है, ये देखिए मार्केंशिया, ये पेलिया, और ये नोटोथैलस। तो आप देख सकते हैं कि इनकी थैलस में अलग अलग जो है विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कंपैरिजन हम इसका कर सकते हैं। अब बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स ब्रायोफाइट्स के क्या होते हैं। पहले ही हम बता चुके हैं कि नमी और छायादार ठंडे स्थानों पर ज़्यादा पाए जाते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक हैं। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल, इसीलिए क्या कहलाते हैं, ये एम्फीबियस प्लांट कहलाते हैं। 2 टाइप्स ऑफ फेजेस, गैमेटोफिटिक और सेप्टोफिटिक फेजेस होती हैं, लेकिन डोमिनेट फेज कौन सी होती है, युग्मोद्भिद होती है, जो कि हैप्लॉइड होती है और लंबे समय तक रहती है। अब देखिए, शरीर प्राय थैलोस होता है। रिक्सिया मार्केंशिया में थैलस जैसी स्ट्रक्चर हम पहले भी देख चुके हैं। पर्निल हो सकता है, जैसे पोलेरा पॉलीट्राइकम में। रूट्स नहीं होती। अब देखिए, रूट्स तो नहीं होती, लेकिन रूट्स के स्थान पर रूट का काम करने के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना होती है। ये देखिए, पतली पतली रूट जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जो कि रूट्स नहीं है, ट्रू रूट्स नहीं है। ये क्या कहलाते हैं, राइजोइड्स या मूलाभास कहलाते हैं। और 2 तरीके के हो सकते हैं, अशाखित हो सकते हैं, एक कोशिकीय हो सकते हैं, या फिर शाखित और बहुकोशिकीय हो सकते हैं। अब इन पर मल्टी सेलुलर स्केल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है रिक्सिया में पर्पल कलर के स्केल्स पाए जाते हैं। और वेस्कुलर टिश्यूज आर नॉट फाउंड, किसी भी प्रकार के संवहनी यानी जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते। यहाँ पर आप देखें, ये देखिए, ये राइजोइड्स है, जो कि इसको क्या, राइजोइड्स का काम, क्योंकि किसका काम कर रहे हैं, रूट की तरह काम कर रहे हैं। तो ये एक तो क्या करेंगे, आधार प्रदान करेंगे प्लांट को। इस तरह से जो प्लांट बॉडी है उसको जो स्टेबल रखने का काम ये राइजोइड्स करते हैं। यहाँ पर देखिए, आप बिल्कुल रूट जैसे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इस तरह से, इसमें देखिए, तो ये राइजोइड्स होते हैं, जो कि 2 तरह के हो सकते हैं, या तो अशाखित हो सकते हैं या शाखित हो सकते हैं। तो ये इसके एक जनरल कैरेक्टर है। इस प्लांट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की। तो ब्रायोफाइट्स में 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। पहला जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो अलग अलग प्रकार से हो सकता है, ट्यूबर से हो सकता है, गैमी से हो सकता है, डिके एंड डेथ ऑफ ओल्ड प्लांट्स ऑफ थैलस, इनोवेशन से हो सकता है, और बल्बस से हो सकता है। ये देखिए आप, रिक्सिया है, रिक्सिया में 2-3 तरह का होता है। एक तो क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, टूट जाता है प्लांट।
दूसरा क्या होता है कि पुराने ये डिके एंड डेथ हो जाती है पुराने प्लांट्स की रिक्सिया में, और ये टूट कर अलग हो जाएगा और एक नए प्लांट का निर्माण कर लेगा। इसी तरह से ये देखिए मार्केंशिया में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है गैमा, और ये गैमा जो है इसका अगर ये पार्ट टूट जाता है तो ये पृथक हो जाते हैं और नए थैलस का निर्माण कर लेते हैं। मार्केंशिया इसका एग्जाम्पल है। और इसके अलावा मार्केंशिया के अलावा ब्लैसिया भी है, ब्रायम भी है, उसमें जो है इस तरह के गैमा कप से जो है ये वाली स्ट्रक्चर है ना, ये गैमा कप कहलाती है इसका, और ये वाला पार्ट जैसे ही अलग होगा वो एक नए प्लांट का निर्माण कर लेगा। तो ये किसके द्वारा जनन है इसका? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, गैमा प्रकार का। दूसरा होता है कि इनोवेशन, यानी कि नई शाखाएं निकल जाती हैं। नई शाखाएं जो स्फैग्नम जैसा ये है, स्फैग्नम में क्या होता है कि नई नई शाखाएं जो होती हैं इसमें इनोवेशन शाखाएं हो जाती हैं और एक नए प्लांट का निर्माण कर लेती है। तो स्फैग्नम इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद तीसरा जो है वो है पत्र प्रलिका या बल्बिस। ये इससे जो है इसमें भी क्या होता है कि फ्यूनेरिया जो होता है उसमें काएं निकल जाती हैं और इस फ्यूनेरिया में नए प्लांट का निर्माण होता है। क्या होती है ये? एक बहुकोशी की संरचना होती हैं जो कि कहाँ से निकलती हैं? शाखाओं के आधार भाग से निकल जाती हैं और वहाँ से निकलकर एक नए प्लांट का निर्माण कर लेती हैं। तो ये क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम सब जानते हैं कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से जो है किसी नए प्लांट का निर्माण हो जाए तो वो रिप्रोडक्शन कौन सा रिप्रोडक्शन कहलाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर हम जो है ये प्रकार पर ट्यूबर पढ़ा, गैमी, डिके एंड डेथ ऑफ ओल्ड पार्ट्स ऑफ थैलस एंड बल्बिलस और इनोवेशन। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं चारों। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और भी प्रकार से होता है। क्लेडिया होता है इसमें। क्लेडिया में क्या होता है कि जो पृथक होने योग्य छोटी शाखाएं होती हैं जिनका कि निर्माण या तो लीफ से होगा या स्टेम से हो जाता है, वो अलग हो जाती हैं और एक नए प्रकार के प्लांट का निर्माण कर लेती हैं। एक होता है प्रोटोनियमा। क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ये आपको दिख रहा है, ये इसमें क्या होता है छोटी छोटी बीजाणु के अंकुरण से बहुशाखित जो है तंतु निकल जाते हैं और ये वाले क्या कहलाते हैं? नए जो प्रथम तंतु जिनको हम प्रोटोनियमा कहते हैं, और इस पे अनेक प्रकार के युग्मोद्भित हो जाते हैं और स्फैग्नम इसका एग्जाम्पल है और ये एक नए प्लांट का निर्माण कर लेते हैं। इसके बाद परसिस्टेंट एपिक्स जो होते हैं चिरस्थायी शीर्ष संरचनाएं होती हैं। कुछ जो है इनकी ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो शीर्ष भाग होता है थैलस का वो तो रह जाता है, बाकी पूरा थैलस नष्ट हो जाता है। तो जो शीर्ष भाग होता है वो ज़मीन में रहकर एक नए प्लांट को जो है डेवलप कर देता है अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर। और इसका उदाहरण रिक्सिया इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण साइथोडियम है, क्रिप्टोमेट्रिकियम इसका उदाहरण है। इसके बाद एडवेंशियस ब्रांचेस। इसके बाद थैलस के जो वर्टिकल सतह होती है उससे नई जो है एडवेंशियस ब्रांचेस निकल जाती हैं और नए प्लांट का निर्माण कर देती हैं। इसके बाद रीजनरेशन में क्या होता है कि रिक्सिया मार्केंशिया में जो राइजोइड्स होते हैं, राइजोइड्स या स्केल की जो सेल्स होती हैं वो अनुकूल परिस्थितियों में एक नए प्लांट का निर्माण कर देती हैं। तो ये क्या कहलाता है? रीजनरेशन। आपको डायग्राम दिख रहा है ये किसका है? टार्जोनिया का, जिसमें कि अपिस्थानिक शाखाएं निकल जाती हैं और नए प्लांट का निर्माण कर देती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्रायोफाइट मोनोशियस भी हो सकते हैं और डायोशियस भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। अब मोनोशियस मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब अलग अलग थैलस पर हो तो वो क्या कहलाता है? मोनोशियस। और डायोशियस मतलब जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही थैलस पर हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? डायोशियस। तो ये अंतर समझ आ गया मोनोशियस और डायोशियस। तो ब्रायोफाइट से इसमें दोनों स्टेज दोनों तरह के पाए जाते हैं। थैलस शोज हेट्रोथैलिज्म, यानी कि जो इसका थैलस होता है वो विषम जालिकता प्रदर्शित करता है, अर्थात युग्मन विभिन्न पादपों या सुकायपन निर्मित युग्मकों से होता है। यानी कि जो निषेचन की प्रक्रिया होगी, जो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, वो अलग अलग पादप या सुकाए पर जो अलग अलग जो निर्मित हो रहे हैं गैमेट्स उनसे होती है। तो ये क्या कहलाती है? हेट्रोथैलिज्म। अब ब्रायोफाइटा में जो है लैंगिक जनन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ऊगैमस टाइप का होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या कहलाता है? एंथ्रीडियम कहलाता है। ये आपको एंथ्रीडियम की संरचना दिख रही है। अब क्या होता है ये देखिए आप, एंथ्रीडियम क्या होता है इसका? एक तो जैसे आपको दिख रहा है कि मल्टी सेलुलर होता है, स्टॉक्ड होता है, नीचे स्टॉक ये दिख रही है ना आपको, ये स्टॉक है, और ग्लोबोस शेप का होता है। ये देखिए आप, ग्लोबोस शेप का है और कवर्ड विथ ए थिक जैकेट, वन सेल। ये देखिए एक सेल जो है थिक लेयर से चारों तरफ से कवर्ड रहता है इस तरह से।
और अंदर क्या है, बहुत सारी सेल्स होती हैं, इसीलिए इसको हमने क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। अब इनकी पोजीशन डिफर कर सकती है, इनका जो है पोजीशन कहाँ पर होगी वो अलग अलग हो सकती है। दूसरा जो एंडोजीनस होती हैं, ये मैंने आपको बताया जो स्टॉक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो एक इस तरीके जो आपको एक वन सेल थिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जो जैकेट दिखाई दे रही है, जो स्ट्राइल होती है ना, और ये पूरी की पूरी जो है अंदर वाली सेल जिनको कि हम क्या कहते हैं, एंड्रोगोनियल सेल्स कहते हैं। ये सारी की सारी सेल इस जैकेट से घिरी हुई रहती हैं। और ये जो कोशिकाएं हैं इसकी एंड्रोगोनियल सेल, ये जो है किसका निर्माण करती हैं, एंड्रोसाइट्स का निर्माण करती हैं। और ये जो एंड्रोसाइट्स होते हैं ये जो है बाईफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइट्स का निर्माण करते हैं। तो ये एंथ्रोजोइट की शेप है, आप टिप पर देखें 2 फ्लैजिला हैं। तो एंथ्रोजोइट्स का निर्माण किससे हो रहा है, एंड्रोसाइट्स कोशिकाओं से हो रहा है। और एंड्रोसाइट्स का निर्माण किससे हो रहा है, एंड्रोगोनियल सेल से हो रहा है। और ये एंड्रोगोनियल सेल एक वन सेल थिक कवर से ढकी ही रहती है, जिसको कि हम जैकेट कहते हैं। और इसका निचला वाला हिस्सा जो होता है एंथ्रीडियम का, वो क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। और ये पूरा वाला हिस्सा इसको हम बॉडी कह देते हैं, जो कि बेसिकली चारों तरफ से किसके द्वारा घिरी हुई है, एक जैकेट के द्वारा होती है संरचना, जो कि अंदर जो है एक तरीके से हम कहते हैं एंड्रोसाइट्स या एंड्रोगोनियल सेल्स को ढके हुए रहती है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम। तो प्रश्न यहाँ बनता है कि ब्रायोफाइट्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं, तो क्या कह रहे हैं, एंथ्रीडियम कहते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो इसके क्या कहते हैं एंथ्रोजोइट्स होते हैं वो उनमें कितने जो है फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। और फ्लैजिला है तो क्या है, मोटाइल है। और मोटाइल होना इनका ज़रूरी है क्योंकि फर्टिलाइजेशन में जो है पानी की ज़रूरत पड़ती है, पानी के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है, तो मूव करने के लिए इनको फ्लैजिला की ज़रूरत होती है। तो ये बाईफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर होती है। तो ये किसकी संरचना है, एक तरह से मेल गैमेट भी कह देते हैं इनको हम, एंथ्रोजोइट्स भी कह देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंथ्रीडियम। अब क्या होगा, ये एंथ्रीडियम के अंदर थोड़ी रहेंगे, ये क्या होगा, जब कभी भी ये जो है जो हमारी पूधानी है जिसको हम कह रहे हैं ये मेच्योर हो जाएगी तो फट जाएगी, और यहाँ से जो है ये सारे के सारे जो हैं एंथ्रोजोइट्स बाहर निकल जाएंगे और जल में तैरेंगे और फिर जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग लेंगे। अब अभी तो हमने कौन सा ऑर्गन पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको कि हम क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम। ये आपको आर्चिगोनियम की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, फ्लास्क शेप, बिल्कुल फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होती है। नीचे वाला जो फूला हुआ हिस्सा है ये क्या कहलाता है, वेंटर कहलाता है। इनकी भी पोजीशन अलग अलग हो सकती है। और इस तरह से फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है जिस पे जो कि अवरंत भी हो सकती है, सवरंत भी हो सकती है, नीचे स्टॉक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये मैंने आपको बताया कि जो फूला हुआ भाग क्या कहला रहा है, इसका वेंटर कहला रहा है। और जो ऊपर का पतला सकड़ा भाग ये क्या कहला रहा है, नेक कहला रहा है। अब जो नेक वेंटर का जो निचला वाला हिस्सा है ये आपको यहाँ एग दिखाई दे रहा है। और ये ऊपर की वाली जो सेल है ये क्या कहलाती है, वेंटर कैनाल सेल। अब वेंटर कैनाल सेल जो होती है इसकी ग्रीवा का जो भाग होता है वो जो है ये वाला जो नेक होती है, ये तो क्या होती है, ये वाली जो नेक है ये तो सिंगल सेल से ढकी हुई रहती है, जैकेट इसकी सिंगल लेयर होती है। लेकिन जो नीचे वाली जैकेट होती है जो वेंटर को घेरे हुई होती है ये मल्टी सेलुलर होती है ना। और जो है जैकेट जो होती है वो 5 से 6 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। और इसको हम क्या कहते हैं, नेक कैनाल सेल, जो कि 6 से लेकर 9 तक हो सकती है। और जो इसका नेक होता है इसके टिप पर जो है कवर सेल्स पाई जाती हैं, जिनको कि हम ग्रीवन कोशिकाएं भी हम कह देते हैं। और छोटी सी जो है एग होता है और एग के ऊपर ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वेंटर कैनाल सेल होती है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनियम। तो प्रश्न यहाँ पर क्या बनता है कि आर्चिगोनियम की शेप ब्रायोफाइट्स में कैसी होती है, तो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होती है। इसकी जो है नेक कैनाल सेल में कितनी सेल सामान्य रूप से पाई जाती हैं, तो 6 से 9 तक जो है इसमें नेक कैनाल सेल पाई जाती हैं। और एग कितना होता है, एग की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और ऊपर क्या पाई जा रही है, कवर सेल। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनियम ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है कि फर्टिलाइजेशन के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है।
हमने इसकी एंथ्रीडियम पढ़ी थी, जब हमने इसमें एंथ्रोजोइट्स पढ़े थे तो हमने कहा था कि बाइफ्लैजिलेट है, मोटाइल है, तो पानी में जब गति करने के लिए उनको फ्लैजिला की ज़रूरत होती है, तो पानी बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा क्या होता है, कीमोटैक्टिक रेस्पॉन्स द्वारा आर्चिगोनियम में प्रवेश करते हैं। क्या होता है कि जैसे ही ये जो है आर्चिगोनियम मेच्योर हो जाती है, इसकी नेक कैनाल सेल, इसकी जो नेक कैनाल सेल है और वेंट्रल कैनाल सेल है, ये क्या हो जाती हैं, थोड़ी सी विघटित हो जाती हैं और एक तरह से म्यूकस का निर्माण कर लेती हैं। और ये कवर सेल के अंदर जब म्यूकस बनेगा तो अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से ये कवर सेल खुल जाती हैं। और ये जो जितना अंदर म्यूकस का फॉर्मेशन हुआ है, किसने करा है, नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल ने। म्यूकस की वजह से जो है, जो एंथ्रोजोइट्स होते हैं वो कीमोटैक्टिक रेस्पॉन्स द्वारा जो है, क्योंकि उनमें फ्लैजिला तो ऑलरेडी है ही, वो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से अंदर प्रवेश कर एग के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। और जाइगोट जो है आगे चलकर बिना किसी रेस्टिंग पीरियड के डिवीज़न होते हैं उसमें, और डिवीज़न होने के पश्चात उसका डेवलपमेंट होता है और एक स्पोरोगोनियम का निर्माण होता है। तो ये इसकी जनरल कैरेक्टर्स की हमने बात आज करी है।